हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर्स को लेकर के है और ये वीकली करंट अफेयर्स है, यानी कि 16 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो हमने इसमें कंपाइल किए हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके आरएस प्रीलिम्स में और आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, जैसे कि आरएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वहाँ पर वो लोग किस प्रकार के करंट अफेयर्स की हमसे अपेक्षा करते हैं। तो हम पहले सिलेबस देखेंगे। सेकंड हम जो देखेंगे वो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और थर्डली जो है हम जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं उनको पढ़ेंगे और उनको भी मैंने दो में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि हम स्टेट लेवल की सारी खबरों को पढ़ेंगे जो कि पूरे वीक में इंपॉर्टेंट रही हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल की न्यूज़, जिसके के अंदर मैंने कुछ न्यूज़ पीसेस को आपके लिए सेलेक्ट किया है। वो हमारे दोनों एग्जाम्स जो कि आपके आरपीएससी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं और जो आरएस के एग्जाम्स हैं दोनों में आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो करंट अफेयर्स का जो हमारे आरएस प्रीलिम्स 2021 का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको मेजर करंट इवेंट्स पढ़ने हैं जो कि राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे। यानी कि आपको स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होंगी उनको आपको पढ़ना है। फिर देखिए कि जो पर्सन इन न्यूज़ है, प्लेसेस इन न्यूज़ है और इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़ है उनको आपको पढ़ना है। और थर्डली जो है गेम्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको आपको जो है इसके अंदर कवर करना है। तो आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स वाले तो आपको क्लियर है, पर्सन प्लेस भी आपको क्लियर है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो इसमें आर्टिकल दे रखा है, सॉरी फर्स्ट वाला जो आपको इसमें टॉपिक दे रखा है कि आपको सारे करंट इश्यूज जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। तो ये थोड़ा सा वेग टॉपिक है, इसको हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये आरएस प्रीलिम्स का पेपर है, 2013 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 7 अक्टूबर 2013 को किसे श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के पहले मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न है और ये आपको इसका उत्तर जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो स्टिल करंट अफेयर हो चुका है, एक तरह से बासी करंट अफेयर्स है। तो लेकिन आपको इससे आइडिया लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि जब भी आपके एग्जाम की डेट आती है तो उससे आप जो है 5-6 मंथ पहले के जो है आप करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है सारे जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स है, मेजर जो पॉलिटिकल लीडर्स का चुनाव हुआ है वो आपके ध्यान में रह सके। फिर देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 136 एंड 137 ये दोनों ही जो आपका 2018 का आरएस प्रीलिम्स था वहाँ पूछा गया है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश इनमें से कौन है। तो ये स्पेसिफिकली पर्सन इन न्यूज़ का क्वेश्चन है। इंदु मल्होत्रा उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो है जस्टिस बनाई गई थी, तो इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए हाल ही में पाकिस्तान के जो यूसुफ सलीम है वो समाचारों में रहे हैं, वे कौन है। तो ये भी आपका बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि बहुत तथ्यात्मक है, उस समय करंट में रहा था, तो आपसे पर्सन इन न्यूज़ के नाम पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए फ्रेंड्स, वो तो थे पॉलिटिकल लीडर्स या लीडर टाइप के जो लोग थे उनके बारे में है। फिर वो क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, भारतीय मूल की एक महिला, अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है, उनका नाम क्या है। तो ये भी काफ़ी जो है एक टफ क्वेश्चन मैं इसको मानती हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आपके पर्सन इन न्यूज़ से जो है वो पूछे जाते हैं। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन आपके डिफेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है, विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। यह वायुयान जो है वो बनाया जाता है, तो ये वायुयान कहाँ से जो है हमने इसका ऑर्डर जो है वो दिया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम आगे को जो है कवर करने वाले हैं। आज डिफेंस से रिलेटेड 2 न्यूज़ है मेरे पास में और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में जो है वो पूछ ली जाए। फिर देखिए कि कुछ राष्ट्रीय खबरें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जिनमें कि देखिए एक क्वेश्चन भी आया 2013 में कि भारत के किस राज्य ने मलखाम को अपना राज्य खेल जो है वो घोषित किया है। इसका उत्तर महाराष्ट्र था। तो ये हालांकि अब तो खैर स्टिल करंट अफेयर्स है, आंसर जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी जो है वो ध्यान में रखना है।
फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हाल ही में अगस्त 2013 में कौन सी पनडुब्बी में जो है वो आग लग गई थी। अब देखिए ये भी एक बहुत ही जो है रिसेंट क्वेश्चन उन्होंने उस समय का उठाया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिर देखिए एक जो है क्वेश्चन है वो आपका कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम को लेकर के है। तो यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग वो करवाएगा कि कौन सी स्कीम है। स्कीम के अलावा यहाँ पर एक पोर्टल भी है, वो भी दे रखा है, तो वो भी इसी में इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना है। तो बताने का मेरा महत्व सिर्फ इतना ही था। हालांकि मैंने इसमें अभी आपको स्पोर्ट्स की खबरें जो है, स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पे इस बार इस वीक में छोड़िए इस मंथ में काफ़ी सारी खबरें हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है मुझे क्रिएट करना होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको जल्दी कवर करेंगे। लेकिन आज जो है हम जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं, चलिए पहले उसकी तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको राजस्थान न्यूज़ में क्या क्या पढ़ना है, तो आज मेरे पास 5 न्यूज़ आइटम्स हैं। पहला है आपको RCAT राजस्थान के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 2022 जो कि अभी आयोजित होंगे 29 अगस्त से जो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर है राजस्थान DG फेस्ट, ये कहाँ आयोजित हुआ, इसका क्या मोटो था, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक योजना के बारे में जिसका नाम है निक्षय कवच योजना, ये किन लोगों के लिए है। फिर एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी चर्चा में है जिनका नाम है मधुकर गुप्ता, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो RCAT के बारे में है। RCAT का फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर जो IT फिनिशिंग की जो तकनीकें होती है उनके बारे में उनको जो है वो सिखाया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा। तो ये जयपुर में बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है 20 अगस्त को, जो कि राजीव गांधी जी की जयंती होती है। तो यहाँ पर अभी राजीव गांधी जी की जो 78वीं जयंती थी उस पर जो है इसको चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो इनाग्रेट किया गया है जयपुर में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आरकेट जो है ये है क्या, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया है। फिर इसमें क्या करवाया जाएगा, तो यहाँ पर विश्व स्तरीय आपको IT फिनिशिंग स्कूल के रूप में इसको स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को लेकर के, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ये सभी टेक्नोलॉजीज़ जो है यहाँ पर बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेंड यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए विश्वविख्यात या विश्व स्तरीय IT कंपनियों के द्वारा संचालित और सर्टिफाइड कोर्सेज उपलब्ध होंगे। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, और अनुभवी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए लाए जाएंगे। तो ये था RCAT के बारे में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो RS का सिलेबस है उसमें स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया गया। तो सिलेबस में जब स्पोर्ट्स का हिस्सा है तो यहाँ देखिए कि स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और वो ये है कि ग्रामवासियों के लिए देश में पहली बार, पूरे इंडिया के अंदर पहली बार जो ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके लिए खेलों का एक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में, जिनको कि नाम दिया गया है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। इसका आयोजन जो है 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें कौन कौन से खेल इंक्लूडेड हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो खेल का नाम याद रखिएगा, एक है कबड्डी, दूसरा है शूटिंग बॉल, शूटिंग नहीं है शूटिंग बॉल है, ध्यान रखिएगा। फिर है वॉलीबॉल, फिर है टेनिस बॉल, फिर है क्रिकेट, खो खो, हॉकी। तो ये खेल जो है इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो कितने खेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 जो गेम्स है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसमें देखिए क्या क्या लाभ जो है वो बच्चों को मिलेंगे, कि लगभग 30 लाख लोग जो है इसमें भागीदारी करेंगे, और सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें भागीदारी कर सकते हैं। और फिर देखिए कि खेलों में राजस्थान ने और क्या क्या कदम उठाए हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, कि अभी रिसेंटली राजस्थान ने एक नया अवार्ड जो है वो इनॉग्रेट किया है खिलाड़ियों के लिए। जो प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिलेगा। तो ये अवार्ड का डिक्लेरेशन किया गया है। दूसरा देखिए कि हमारे यहाँ पर महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। जो भी RS की तैयारी कर रहे होंगे उनको मेंस के सिलेबस में दोनों चीज़ें पढ़नी है, महाराणा प्रताप अवार्ड भी पढ़ना है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी पढ़ना है। तो देखिए पहले उसमें इनामी राशि 1 लाख रुपये होती थी, और लेकिन अब ये इनामी राशि जो है वो 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। और देखिए कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको जो है जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियों में 2% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान भी जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा अभी जो है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी जा कर के 229 जो पदक विजेता होंगे उनको जो है सरकारी जो है राजकीय जो सेवाएं हैं उसके अंदर नियुक्ति भी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो स्पोर्ट्स को लेकर के हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और एक मोटो भी दिया है कि हिट राजस्थान फिट राजस्थान।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण ओलंपिक्स को आप ट्रैक करते रहिएगा और क्या-क्या इसमें जो है इंपॉर्टेंट खबरें जो है वो देखने को मिलती हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो न्यूज़ है राजस्थान डीजी फेस्ट को लेकर के है। राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीजी फेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली स्टार्टअप्स होते हैं, यूनिकॉर्न्स जो होते हैं। यूनिकॉर्न आपको पता ही है, जो यूनिकॉर्न कंपनियाँ 100 बिलियन से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है, तो ये जो है इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, इन लोगों को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये इन लोगों के लिए डीजी फेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो डीजी फेस्ट है उसका आयोजन जयपुर में किया गया है और इस बार का जो विज़न रखा गया है, जो इसका विज़न है वो है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल जो है वो इसका विज़न है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डीजी फेस्ट का आयोजन जो है वो राजस्थान में कहाँ किया गया है। फिर देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है राजस्थान निक्षय कवच योजना। तो इसमें क्षय का मतलब आप समझते हैं क्षय रोग यानी कि टीबी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है राजस्थान में एक मोटो दिया है कि हम राजस्थान को ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करेंगे। तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रयास किया है जिसका नाम है राजस्थान निक्षय कवच योजना। हालांकि ये पहले आ चुकी थी, लेकिन ये अखबार में अभी थी करंट में कि इसके अंदर और भी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी जो पेशेंट्स हैं उनको। तो वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 स्पीटून कप जो है वो रोगियों को दिए जाएंगे, 10 मास्क और 10 लीटर फिनॉल जो है वो क्षय रोगियों के उपचार अवधि में एक बार जो है उन लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके अलावा उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रति माह 500 रुपये जो है वो भी उनको प्रदान किए जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य विभाग जो हमारा राजस्थान का है उसके द्वारा जो है ये खबर दी गई है, मतलब ये योजना जो है स्टार्ट की गई है। इसके अलावा एक ऐप भी है जो कि आरोग्य साथी ऐप है, टीबी आरोग्य साथी ऐप, उसको भी जो है इसमें लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड। सो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड योजना थी। अब हम आज के राजस्थान की जो न्यूज़ है उसमें लास्ट न्यूज़ पीस देखेंगे, वो एक हमारा पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड है। और ये हालांकि जो है काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अभी जो है इनको अपॉइंटमेंट मिला है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है मधुकर गुप्ता जी, और इनको जो है राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त जो है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इससे पहले जो है आपके PS मेहरा जो है वो इलेक्शन कमिश्नर थे और अभी इनका स्थान जो है ये मधुकर गुप्ता जो है वो लेंगे। तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनका टाइम पीरियड 5 ईयर या 65 ईयर दोनों में से जो भी पहले होता है उन्हीं को लिया जाता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने इसलिए बताया कि आपके प्रीलिम्स के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी के टेन्योर को लेकर के जो कार्य अवधि होती है उनके उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जैसे कि मानवाधिकार आयोग है, इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अलावा चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, इन सब के जो आपका टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसका आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। फिर चलते हैं अब हम इंडिया की न्यूज़ पे, यानी कि नेशनल लेवल की जो खबरें हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके जो नेशनल लेवल की न्यूज़ है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये तो आपको मतलब एकदम पढ़नी ही चाहिए। जैसे कि पहले देखिए, आपको एक रोशनी LED के ऊपर क्वेश्चन है वो पढ़ना है, फिर है निपुण के बारे में, फिर आपको FIFAS, ये दोनों ही जो है आपके डिफेंस से रिलेटेड है, उसको आपको पढ़ना है। फिर है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, ये कहाँ स्टार्ट किया गया, इसको पढ़ना है। फिर है सफाई मित्र सुरक्षित शहर योजना, फिर है उदार शक्ति अभ्यास और एक है पिच ब्लैक अभ्यास, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड है। फिर है 11 नए रामसर स्थल जो अभी घोषित हुए हैं, उनको एक एक बार पढ़ लेंगे, नाम पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन सा स्थल है। फिर जो इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियाँ होंगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट खबर से, जो कि रोशनी LED को लेकर के है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ पीस है वो रोशनी LED को लेकर के है। तो ये जो रोशनी LED है ये क्या नया है इसके अंदर, ये देखते हैं। तो ये जो LED लैंप है ये इसमें एक जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो आपका खारा पानी यानी कि सॉल्टी वाटर जो होगा उसको यूज़ करके बनाया गया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भारत में पहली बार, जो हमारे पूरे भारत में पहली बार जो है इस प्रकार की लालटेन जो है जो कि खारे पानी से चलेगी, उसको जो है लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा कि हमारे जो तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी जो है जीवन की सुगमता के लिए उनके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा ये। और एक चीज़ आपको और ध्यान होगा, एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था उजाला प्रोग्राम, ये 2015 में चलाया गया था, जिसके के तहत फ्री LEDs जो है वो लोगों को वितरित की गई थी। उससे क्या होता है कि भाई जो आपका जो हम ये जो नेचुरल जो लाइट होती है जो हम अभी घरों में यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ करते हैं, उसमें जो है काफ़ी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो वो इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो LED के अंदर जो है वो एमिशन कम होगा, इसीलिए वो प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। तो उसी प्रोग्राम
के आगे वे फॉरवर्ड में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, जो कि आपका रोशनी एलईडी है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रूप में आपको खारा पानी यूज़ करना है। अगर खारा पानी नहीं भी होता है तो जो आपका प्लेन वाटर होता है उसके अंदर जो है NaCl यानी कि सोडियम जो आपका नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नमक होता है उसको मिक्स करके भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा इनोवेशन है ये। और इसमें देखिए कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के अंदर जो है वहाँ पर जो तटीय अनुसंधान के लिए संचालित उपयोग किए जाने वाला तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका है, वहाँ अपनी यात्रा के दौरान जो है इसका अनावरण किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी मैंने इसलिए आपको यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, तो ईजी हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, देख लेते हैं। देखिए जो हमारा भारत है वहाँ पर 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा लगती है। तो वहाँ के लोगों के लिए जीवन की सुगमता प्रदान करने के लिए ये जो रोशनी लालटेन है वो काफ़ी गरीबों की और ज़रूरतमंदों की हेल्प कर पाएगी। उसके अलावा जो आपका तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो आबादी है वहाँ पर जो है आपके टूरिज़्म से रिलेटेड या फिर जो आर्थिक विकास से रिलेटेड जो है वहाँ उसके लिए भी ये जो लैंप है काफ़ी काम आएगा। और जो यहाँ पर उजाला कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया था वो देखिए यहाँ पर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका फुल फॉर्म है उजाला कार्यक्रम का। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है इस कार्यक्रम को भी जो है आगे देखा जा रहा है। तो ये था आपके लिए रोशनी LED को लेकर के। तो अब आपसे पूछा जाए कि हाल ही में एक जो है रोशनी नाम का जो है ऐप लॉन्च किया गया है या LED लॉन्च किया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि रोशनी नामक शब्द चर्चा में था, ये क्या है? तूफान है, LED है, या फिर जो है अन्य कोई आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इसमें फॉर्मुलेट हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में एक खारे पानी की लालटेन जो है उसको इनॉग्रेट किया गया भारत में पहली बार, तो उसका नाम क्या है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो डिफेंस से रिलेटेड है, और डिफेंस के अंदर पहली न्यूज़ हम पढ़ेंगे निपुण को लेकर के। अब निपुण नाम से आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो कोई ऐप होगा या फिर पोर्टल होगा या ऐसे कुछ होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। निपुण जो है ये आपका है न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे नई पीढ़ी की एंटी पर्सनल माइन। ये क्या है? एक तरीके से लैंड माइन है जो कि काफ़ी छोटी है आकार में, और बारूदी सुरंग है, काफ़ी छोटी आकार में है, और इसमें घुसपैठियों को या दुश्मन की जो सेना है उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह जो है ये काम करती है। और इन्हें एंटी पर्सनल माइंस इसलिए कहा जाता है कि इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटी होती है, इसलिए बड़ी तादाद में जो है इसको बिछाया जा सकता है। तो आपसे पूछे कि निपुण क्या है या फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो डिफेंस के अंदर नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी FINAS को लेकर के। इसको देखते हैं ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। FINAS का फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उसको इस तरीके का जो है पोशाक जो है उसके लिए डिज़ाइन की गई है, ऐसी ड्रेस उसके लिए डिज़ाइन की गई है, ऐसा जो है हेड टू टो ऐसी ड्रेस डिज़ाइन की गई है जो कि काफ़ी मॉडर्न है टेक्नोलॉजी में, और उसको जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में जो है उसको हेल्प करेगी। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि यह एक तरीके का प्रोग्राम है जो थल सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए बनाया गया है। थल सैनिकों के लिए है और उनके आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए बनाया गया है। इसमें एक सैनिक की कार्यक्षमता में इजाफा होता है, और इस प्रोजेक्ट के तहत सैनिकों को हल्के वजन के आधुनिक सिस्टम से लैस किया जाता है। ये हर मौसम में पहने जा सकते हैं, और इसमें जो है ये काफ़ी रखरखाव भी कम मांगते हैं, मेंटेनेंस कम है, और काफ़ी किफ़ायती भी है। तो आप यहाँ देखिए कि एक जो सिपाही है उसने ये सूट पहन करके बाकायदा आपको दिखाया है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें इसके जो है कंपोनेंट्स के रूप में यूज़ लिए, जैसे कि बैलिस्टिक गॉगल्स इसने यूज़ कर रखे हैं, फिर बैलिस्टिक हेलमेट है जो कि ये AK-47 की बुलेट से सैनिकों की रक्षा कर सकता है, और इसमें नाइट विजन डिवाइस भी जो है वो फिट हो सकता है। फिर देखिए हैंड्स फ्री है, ये बेहतर कम्युनिकेशन के लिए है। उसके अलावा AK-203 राइफल भी जो है इनको दी गई है। AK-47 का ही मॉडर्न रूप है AK-203, और इसकी रेंज जो है वो 300 मीटर है। मैगजीन में 30 राउंड की गोली जो है वो इससे दागी जा सकती है। फिर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है, यानी कि AK-47 की गोली से भी सैनिकों को जो है वो बचाया जा सकता है। राइफल में जो है होलोग्राफिक विजन भी जो है उसका यूज़ किया गया है, जो कि 200 मीटर की रेंज में काम करने वाला एक अमेजिंग डिवाइस है। इसके जरिए शूटिंग में दोनों आंखों का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। नी पैड जो है घुटनों की रक्षा के लिए इसमें डाले गए हैं। फिर देखिए एल्बो पैड्स भी जो है इसमें दिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा FINAS जो है वो क्या है, या इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो अब आप इसको बता सकते हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड दो न्यूज़ हमने पढ़ी है, एक निपुण और दूसरी हमने पढ़ी है FINAS यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे हम चलेंगे।
सो देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका है, अरुणाचल प्रदेश ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसने इसको स्टार्ट किया है। ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि एक जगह विशेष में इसको स्टार्ट किया गया है। इससे क्या होगा कि जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन्स के माध्यम से जो दवाइयाँ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाई जाएगी। आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर काफ़ी ये रिमोट एरिया है, जैसे कि पहाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा है, कनेक्टिविटी कम है, तो इसीलिए जो है इस प्रकार की सेवाओं का जो है वो यूज़ किया जा रहा है, यानी कि ड्रोन की सेवाओं का यूज़ किया जा रहा है, ताकि इफ़ेक्टिवली और कम समय में मेडिसिन्स को जो है वो लाभार्थियों तक जो है पहुँचाया जा सके, पेशेंट्स तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि भई जो प्राइम मिनिस्टर का खुद का एक ड्रोन हब बनाने का सपना है भारत को, तो उसकी दिशा में हमने आगे बढ़कर कार्य किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से जो है ये कार्य किया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक वन लाइनर न्यूज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है वो है सफाई मित्र सुरक्षित शहर योजना को लेकर के। तो अगेन फ्रेंड्स, ये जो आपका ये जो योजना है सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये भी एकदम से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से क्लिक नहीं होगा कि आखिरकार है क्या, जब तक कि आपने पढ़ा ना हो। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सफाई मित्र किसको कहते हैं? जो कि हमारे यहाँ पर साफ सफाई के कार्य करते हैं, उनको सफाई मित्र कहा जाता है। तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर का मतलब ये हुआ कि जितने भी क्योंकि आप जानते हैं कि जो साफ सफाई का पेशा है, हालांकि बहुत नोबल पेशा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से आपको बचाता है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता है, वो सफाई कर्मचारियों को एक निम्न स्तर पर आंकती है। अधिकतर लोगों की, सबके लिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर लोगों की जो मानसिकता है वो उनको जातिगत श्रेणी में ला करके खड़ा कर देती है, और आगे बढ़ने के जो सपने हैं उनके जो है वो उससे जो है वो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो सरकार की ये योजना है कि जितने भी हमारे ये मैन होल्स होते हैं जिनको क्लीनिंग करना होता है, जो सेफ्टी टैंक्स वगैरह की क्लीनिंग होती है, ये सब जो क्लीनिंग होती है इसको जो है मैकेनाइज्ड किया जाए, मशीनीकृत किया जाए, ताकि ये जो वंशानुगत चला आ रहा कार्य है इससे जो है लोगों को मुक्ति मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, और उन्होंने कहा था कि मैन होल को मशीन होल में जो है वो बदला जाएगा। तो अभी हाल ही में 500 शहरों को जो है सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है, और मार्च 2024 तक सभी भारतीय शहर जो है सफाई मित्र सुरक्षित जो है वो हो जाएंगे। ऐसी जो है हमारे भारत सरकार का विज़न है। अब देखिए इसके लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है, वैसे मैं प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आपको बता दूं कि हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, सही मायने में इस अभियान के नायक हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनका स्टेटमेंट है। फिर देखिए नमस्ते एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह योजना शुरू की गई थी जिससे कि साफ सफाई संबंधी कार्यों की पीढ़ीगत व्यवस्था को तोड़ते हुए पेशागत सुरक्षा बढ़ाने, सुरक्षा गियर और मशीनों तक पहुँच को बेहतर करने, कुशल मजदूरी के अवसर प्रदान करने और लगातार क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने में जो है वो मदद मिल सके। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नमस्ते योजना के बारे में या फिर सफाई मित्र सुरक्षित शहर के बारे में, तो ये दोनों योजनाओं के बारे में आप बता सकते हैं कि ये जो है सैनिटेशन से रिलेटेड दोनों योजनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इनको जो है वो लाया गया है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ आर्टिकल है वो फिर से डिफेंस से रिलेटेड है, और इसमें दो अभ्यास हम पढ़ेंगे। दो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हमको पढ़ना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। पहली है आपकी उदार शक्ति अभ्यास के बारे में। ये एक मिलिट्री यानी कि जो सैनिक अभ्यास है उसके बारे में है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किन दो देशों के बीच में इसको आयोजित किया गया। तो देखिए इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है इनको आयोजित किया गया है, और इसमें जो है, सॉरी मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज कहा इसको, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, आई एम सॉरी। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स और जो मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, इन दोनों के बीच में जो है इसको आयोजित किया गया है। सो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि उदार शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में, सॉरी एयरफोर्स एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में इनको आयोजित किया गया है, और ये हमारे यहाँ पर जो C-17 विमान है और जो सुखोई MKI है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखिए कि आपके सेकंड जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, सॉरी फिर से मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज कह दिया, सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है उसका नाम है पिच ब्लैक। अब इसको तो कभी समझ ही नहीं पाएगा इंसान कि भाई ये एक्सरसाइज कहाँ से है, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा एक शब्द पिच ब्लैक, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, इंटरनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है।
और अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो जी हाँ, इसके अंदर 17 जो कंट्रीज़ है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रकार की एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी हालांकि इन्होंने जो है ऐसा कुछ स्पष्ट इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए ये जो मिलिट्री सॉरी जो ये इंटरनेशनल वॉरफेयर है, कुछ चीज़ें ज़बान पे चढ़ती है तो फिर वो क्या है कि एकदम बार बार रील की तरह घूमती है, तो इसके लिए आई पार्डन फॉर दैट। तो यहाँ देखिए कि जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये एक इंटरनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है डार्विन, वहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है, डार्विन। तो यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है और ये प्रत्येक 2 सालों में होती है, यानी कि बाइनियल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2022 में इसको आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कोरोना के चलते 4 साल ये आयोजित नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे भारत में जो हमारी वायुसेना है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि हमारा सुखोई 30 और 2C-17 जो हमारा वायुयान है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक तरीके से मिलिट्री ड्रिल है और भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट करेगी। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखना ये एक्सरसाइज के बारे में। तो 2 एक्सरसाइज हमने देखी है, एक तो हमने देखी उदार शक्ति और दूसरी हमने देखी पिच ब्लैक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें जो है रामसर स्थलों के बारे में आपने सुना होगा कि जो आर्द्र भूमियाँ होती है उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ये आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? तो ये एक तरीके से दलदली भूमि होती है जो कि आपका टेरेस्ट्रियल जो लैंड सिस्टम होता है, यानी कि भूमि वाला जो आपका एरिया होता है, और जो आपका एक्वेटिक यानी कि जलीय जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बीच का जो एरिया होता है, मार्शी लैंड जो होता है, उसको वेटलैंड कहा जाता है। पहले इन वेटलैंड्स के बारे में इतना चर्चा नहीं होती थी, लेकिन 1971 के अंदर रामसर के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। रामसर कहाँ पर है? तो ये ईरान के अंदर है। तो उसमें पहली बार ये कहा गया कि जो वेटलैंड होते हैं, दलदली भूमि होती है, ये अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है और ये जो है एक तरीके से फिल्टर का काम करती है और इनको बचाया जाना काफ़ी आवश्यक है। तो उसके बाद से लेकर के अब तक भारत के अंदर काफ़ी सारे रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, जैसे कि राजस्थान में केवलादेव और सांभर जो है वो रामसर स्थल है। तो सांभर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जाम्स में, तो इसीलिए हम रामसर स्थलों को देख लेते हैं। नाम पढ़ेंगे हम कि कौन सा रामसर स्थल कहाँ पर है। हो सकता है कि एग्जाम में नाम दे करके जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हालांकि देखिए इतना फेवरेट क्वेश्चन नहीं है आरपीएससी का कि रामसर स्थलों के बारे में पूछे। राजस्थान से स्पेसिफिक होता है तो ज़रूर पूछता है, लेकिन इंडिया लेवल का होता है तो इतना कुछ क्वेश्चंस में जो है वो आता नहीं है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है, पूछ ले तो इसलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता के 75वें जो वर्ष अभी हमने सेलिब्रेट किया है, उसी दिन जो है 75 रामसर स्थल हमारे जो है वो घोषित हो गए हैं। मतलब कि पहले से स्थल थे, लेकिन अभी 11 स्थल और घोषित होने के कारण अब टोटल जो स्थल हैं वो 75 हो गए हैं। तो एक फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने रामसर स्थल हैं रिसेंटली, 75 रामसर स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के अंदर 4 को घोषित किया गया है, उड़ीसा के अंदर 3 और जम्मू कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक रामसर स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं। तो यहाँ पर देखिए असुम्पा जो झील है वो उड़ीसा के अंदर एक मीठे पानी की झील है और इसको जो है रामसर स्थल के रूप में इंडिकेट किया गया है। फिर देखिए एक और झील है जिसका नाम है तंपारा झील और ये भी उड़ीसा के अंदर है और यहाँ पर वर्षा जल जो बढ़ता है इसे अंग्रेज़ों द्वारा टैंप कहा जाता था और बाद में इसी झील को टंपारा के नाम से जो है वो जाना गया है। तो आपसे हो सकता है पूछ लिया करंट के नाम पे कि टंपारा झील हाल ही में चर्चा में थी, कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में है। फिर देखिए हीराकुंड जलाशय के बारे में आप जानते हैं। हीराकुंड जो है उसको भी जो है अभी 1957 में यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर प्रजातियों के लिए एक कार्य किया गया था और अभी जो है इसको वेटलैंड के रूप में घोषित कर दिया गया है। फिर अगर हम देखें मध्य प्रदेश को लेकर के, तो मध्य प्रदेश में जो यशवंत सागर है इंदौर क्षेत्र में, वो एक बर्ड एरिया है और इसको भी जो है वेटलैंड घोषित किया गया है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य जो है उसको जो है एक तरीके से आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। फिर सुचिंद्रम थ्रेरूर आर्द्र भूमि परिसर, इसको भी जो है तमिलनाडु का ही है ये, इसको भी जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। फिर वदुवुर पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु का है और इसको भी जो है वो बर्ड एरिया के रूप में है ये, और इसको भी जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी जाना जाता है और इसको वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है। लास्ट जो है तमिलनाडु से वो है कांजीर कुंडलम पक्षी अभयारण्य, तो इसको भी जो है वो वेटलैंड घोषित किया गया है। फिर देखिए महाराष्ट्र से एक है, तो महाराष्ट्र में जो एक है वो है ठाणे क्रीक जो है उसको जो है, पहली बात तो ये ठाणे क्रीक एक फ्लेमिंगो अभयारण्य है, फ्लेमिंगो सेंचुरी है।
और इसमें जो है मैनग्रोव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव आप जानते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे ऐसे पेड़ जो हैं जो कि आधे ज़मीन में और आधे जो है जल के अंदर जो है वो होते हैं। इसमें नेमेटोफोर्स होते हैं जो कि पेड़ को सांस लेने में, पानी के अंदर भी सांस लेने में मदद करते हैं। तो ये काफ़ी एक इकोसिस्टम के लिए मैनग्रोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी मैनग्रोव्स पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में तो वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र का जो ठाणे क्रीक है, जो फ्लेमिंगो अभयारण्य है, उसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर का है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व जो है, इसको भी जो है आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। और लास्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसका नाम है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो इन दो को जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नियुक्तियों को लेकर के। सो आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट जो नियुक्ति है यानी अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए कि ग्रेनाडा के जो पूर्व मंत्री हैं साइमन स्टील, इनको संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जलवायु प्रमुख का मतलब है, आपने UNFCCC का नाम जो है वो सुना होगा। तो इसके अंदर जो है, जिसका कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसके जो एक कार्यकारी अध्यक्ष है उसके रूप में साइमन स्टील को जो है वो अभी नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ पर जो है आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। तो ये देखिए कि ये जो है जो हमारे UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने जो है इनका अपॉइंटमेंट किया है। और ये जो UNFCCC जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसका कि फुल फॉर्म है UN फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, वहाँ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में जो है इनको जो है वो चुना गया है। ये ग्रेनेडा से हैं। ग्रेनेडा कहाँ पर पड़ता है? ये आपका कैरिबियन जो आइलैंड है वेस्ट इंडीज़ का, वहाँ का एक जो है कंट्री है, वहाँ से इनका संबंध है। वहाँ पर ये मंत्री रह चुके हैं, तो वहाँ से जो है इनको नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, दो न्यूज़ आर्टिकल इसमें हमको और पढ़ने हैं। मैंने शायद लास्ट बोल दिया था, लेकिन दो न्यूज़ आर्टिकल्स और हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल है हमारा निदान को लेकर के। ये निदान क्या है तो हमको पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर। तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि नार्को ऑफेंडर का मतलब क्या है, कि जो भी ड्रग्स से रिलेटेड जो केस होते हैं, मादक पदार्थों से संबंधित जो केसेस होते हैं जिसमें कि कन्विक्ट्स आते हैं, अपराधी जो हैं वो अपराधियों को जो सज़ा मिलती है, उन अपराधियों को एक ही जगह जो है वो लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो निदान जो आपका डेटाबेस होगा, डेटाबेस का मतलब कि जहाँ पर सभी के जो ड्रग्स के केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनका नाम जो है पूरे इंडिया लेवल के जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक जगह एकत्रित कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो भी पुलिस वगैरह है या जो भी नारकोटिक्स से संबंधित जो हमारी सेवाएं हैं, उनको जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी रह सके। तो ये जो कार्य है ये आपका NCB के द्वारा जो है वो किया जाएगा, जिसका कि फुल फॉर्म है क्या, नेशनल कंट्रोल फॉर नारकोटिक्स जो है, इसके द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो निदान का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण जो है वो हासिल कर सकती है। बाकी इसमें जानने वाली और भी चीज़ें थी, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। बस आप निदान के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये क्या जो है वो चीज़ है। फिर देखिए जो आज का लास्ट न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है वो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। अब ये जो है इंग्लिश में इसको आप कहेंगे फंक्शनली लिटरेट। क्या कहेंगे? फंक्शनली लिटरेट। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर कुछ इंग्लिश के टर्म्स को और यूज़ करेंगे ताकि उनको और सहूलियत जो है वो हो सके। बिकॉज क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो बेसिकली आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक लगाना होता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में भी सुनेंगे तो भी आपका काम जो है वो चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश का जो एक मंडला जिला है उसको पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको अपना नाम लिखना आता है, काउंटिंग करना आता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनको सिखा दी गई हैं। यानी कि साक्षरता का जो पहला चरण होता है, एक होता है एजुकेशन और एक होता है साक्षरता। लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस है। एजुकेशन मतलब कि आप ज्ञान ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दूसरा होता है साक्षर होना, यानी कि आप साइन कर सकते हैं, ठीक है, अपना अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम चलाओ साइन कर सकते हैं। 1 से 10 1 से 100 तक या ऐसे करके गिनती आपको आती है, आपका बेसिक जो चीज़ें होती है वो आपका कंप्लीट उससे हो जाता है। तो इसको कहते हैं साक्षरता का पहला पायदान जो है वो इन लोगों ने पार कर लिया है। तो वहाँ के कलेक्टर का नाम भी इसमें आया था कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। तो जो मध्य प्रदेश है वो पहला ऐसा जिला बना है, मध्य प्रदेश का मंडला जिला पहला ऐसा है जो कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बना है।
तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी न्यूज़। जितनी भी न्यूज़ थी मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। आपको कैसे लगते हैं ये आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और हम इसको हो सकता है जितना हो सकेगा हम उसको एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक रखेंगे, क्योंकि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं और कन्फ्यूज़िंग करने वाली चीज़ें हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए, आपके एग्ज़ाम में वो काम आ सके। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की है। आपको जो भी इसमें अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।